हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर है अपना हमारी बदलती पृथ्वी, काफी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और भूकंपीय तरंग वगैरह के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ा कीजिए कि आपको किस तरीके के और वीडियो चाहिए। अब आते हैं फिर से हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा काम है। आपके घर में चूल्हा होगा और आप उस पे गैस वाले चूल्हा के ऊपर थोड़े से एक पारदर्शी किसी बर्तन में क्या कीजिए कि एक गोल से रंगीन पेपर को लेकर के और उसमें डालिए। जब पानी ठंडा होगा ना तो वो नीचे आकर के बैठ जाएगा और जब पानी गर्म होगा तो ये ऊपर तैरता हुआ होगा। ये बेसिक बात है। क्यों बताया गया आपको? अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे जब आप इसको डिस्कस कीजिएगा। तो सबसे पहले तो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। स्थल मंडल किसको बोला जाता है? सबको पता है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले। तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, भूप्रपटी जो है, ये अनेक प्लेटों में विभाजित हो चुका है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो पृथ्वी का जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार के वक्त क्या होता है कि बाहर निकलता है, ये मैग्मा ये एक वृत्तीय रूप में इस तरीके से पृथ्वी के भीतर भीतर घूमता रहता है और जब विस्फोट होता है तब ये बाहर निकल जाता है। तो ये बिल्कुल इस कागज की तरह राउंड 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 करता हुआ रहता है इसमें, ठीक है, वृत्तीय रूप में घूमता हुआ रहता है। और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जो आपको अगर देखिएगा तो वो एक अलग तरीके का आपको डिवाइडेशन क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा? तो पृथ्वी पर जो बल लगते हैं, जो अंतर्जात बल होते हैं या बहिर्जात बल होते हैं, ये दोनों की अपनी अपनी अलग क्रियाएं होती है। अगर अंतर्जात बल लगता है तो वो अंदर से किसी चीज को लेकर के आता है, और बहिर्जात बल अगर लगता है, बहिर्जनिक बल जिसको बोला जाता है, तो वो क्या होता है कि बाहरी चीजों से बनाया गया हुआ जो बल होता है उससे पृथ्वी पर एक अलग स्थलाकृति का निर्माण कर देता है। ये अलग चीज है। स्थलाकृति के साथ साथ ये डिजास्टर भी पैदा कर सकता है बहिर्जात बल अपने थ्रू से। बेसिक बातें है ये। अब अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी पर दो तरीके के बल होते हैं। एक को हम लोग अंतर्जनिक बल बोलते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको हम लोग अंतर्जनिक बल बोलते हैं। इसका नाम ही है, जब अंतर मतलब कि अंदर और बहिर मतलब कि बाहर। तो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाले जो बहिर्जनिक बल होते हैं, उसको जो उत्पन्न स्थिति होती है उसको हम लोग बहिर्जनक बल बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। और अंतर्जनिक बल जो होता है ना, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है इंसान के लिए, और इसी में ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति है। भूकंप के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है ये पृथ्वी के अंतर्जनिक बल के कारण ही होती है। बाकी जो आपको एक छोटा सा एक खाका यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई कर पाइएगा कि पृथ्वी के अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल कौन कौन से हैं। तो अंतर्जनिक बल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आ जाएगा। पर्वत निर्माणकारी बल भी इसी के अंदर आता है जो अंतर्जनिक बल होता है। लेकिन बहिर्जनिक बल के अंदर आप आइएगा तो ये आपके अपर्दन और निक्षेपण की बात करता है, जिसमें नदी का बहना, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद वगैरह आते हैं। तो ये बहिर्जनक बल है। तो अंदर से जो क्रियाएं हो रही है, अंदर से जो बल लग रहा है, उसके बाद जो क्रियाएं होती है वो अंतर्जनिक बल कहलाएगी, और बाहरी चीजों से जो क्रियाएं होती है वो बहिर्जनिक बल कहलाएगी। कहानी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि ये बहुत प्लेट की बात चली, प्लेट क्या होता है, क्यों हम लोग प्लेट की बात करेंगे, प्लेट क्या है, इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज चैप्टर में? तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्लेट जो है, भूपर्पटी तो सबसे पहले अनेक बड़ी एवं छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटों की होती है। तो जिस पर महाद्वीप एवं महासागर टिकी होती है, कि सतहें टिकी होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं?
प्लेट बोलते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट जो होता है वो यही होता है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है, और भूपर्पटी जो अनेक छोटे बड़े कठोर प्लेट से तैयार होती है यही है। बाकी अगर हम लोग इसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो अब हम लोगों को फिर से जो शब्द का जेनेटिक चीज जो आता है यहाँ पे उसी को डिस्कस करेंगे। तो एंडो का मतलब होता है अंत और एक्सो का मतलब होता है बाह्य। एंडो का मतलब होता है अंत और एक्सो का मतलब होता है बाह्य, और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये शब्द की उत्पत्ति मतलब कि अगर देखें तो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स की जो बात कही गई हुई है यहाँ पर, इसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति पे देखेंगे। तो एंडोजेनिक जो होता है वो होता है अंतःजनिक बल, और एक्सोजेनिक जो होता है वो बाह्यजनिक होता है। ये बातें हम लोगों ने पहले देखा, लेकिन वर्ड से अगर इसको हम लोग क्लियर करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा हम लोगों के लिए याद करना। और कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डायरेक्ट इंग्लिश से ही पूछ दिए जाते हैं इसी तरीके के लिखे हुए, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो आपको ये चीज जानना जरूरी होगा कि ये जो फोर्स पृथ्वी के बल के बारे में ये बताया गया। थोड़ा सा और इसके ऊपर आएंगे, अगर हम लोग ज्वालामुखी की बात करेंगे तो पृथ्वी की भूप्रपटी, यहाँ पे पृथ्वी की भूप्रपटी हो गई। इस पोर्शन को आप पृथ्वी की भूप्रपटी बोलिए। ये अपना पृथ्वी का मेंटल वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे मैग्मा इस तरीके से घूम रहे होते हैं राउंड राउंड फिगर में। अब ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे होकर के पदार्थ अचानक निकलते हैं, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर भाई साहब, लेकिन जो बातें हमें डिस्कस करनी है वो कुछ इस तरीके से डिस्कस करनी है कि स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पे कंपन होती है। तो स्थलमंडलीय जो प्लेट होते हैं भूप्रपटी अनेक ऊंचे नीचे छोटे टेढ़े मेढ़े प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। तो ये जब प्लेटें घूम रही होती है, तो जब गति कर रही होती है तो इसके सतह पर कंपन होता है, और इसी कंपन को हम लोग भूकंप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहां पे भूकंप आरंभ होता है उसको भूकंप का हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, इपिसेंटर बोला जाता है इसको। उद्गम केंद्र के सतह पर इसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। और भूकंप का सबसे ज्यादा जो झटका होता है वो अधिकेंद्र पर नहीं होकर के उद्गम केंद्र पे होता है। ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। अब अगर अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि एवं अधिकेंद्र की दूसरे दूर बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये चीज तो बेसिक है, ये सारे लोग जानते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पोर्शन अगर उद्गम केंद्र है, तो उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहां भूकंप उत्पन्न होता है। वह भूकंपीय ऊर्जा की उद्गम केंद्र कहलाती है, और यहाँ से ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन होगा यही अधिकेंद्र होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही होती है। अब भूकंप इस तरीके से भी जाते हैं, इस तरीके से भी जाते हैं। तो प्लेट की जो सीमा होती है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगी। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं और तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल आपस में अलग अलग होता है। तो पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो तरंग होता है उसको हम लोग पी तरंग बोलते हैं, दूसरा एस तरंग होता है और तीसरा एल तरंग होता है। जब हम लोग ज्योग्राफी में एक पार्टिकुलर जो अपना ज्योग्राफी का बुक होगा उसको जब क्लियर करेंगे तो इस तरीके के चीजों को कवर करेंगे कि पी तरंगे कहाँ से होकर के चलती है, एस तरंगे कहाँ से होकर के चलती है और एल तरंगे कैसी चलती है, इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक कौन होता है। लेकिन अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बातें ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। बाकी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो भूकंप गुजरात में एक बहुत विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। भुज का भूकंप भी बहुत खतरनाक था। इन सारे चीजों के बारे में आपको कुछ यहाँ पे आइडियाज मिलेंगे इसको पढ़ने से, जिसको आप पढ़िएगा। बाकी अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो वो भूकंप को बहुत पहले ही भूकंप का अंदाजा लगा लेते थे। कैसे? क्योंकि तालाब से मछलियां बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी, सांप धरातल पर आ जाते थे और चींटी बाहर निकलने लगती थी। इससे पता चलता था कि भूकंप आने वाले हैं। लेकिन भूकंप को पहले से पता करने की आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। भूकंप आने के बाद उसके जो झटके होते हैं उसकी तीव्रता को मापा जा सकता है। उसके लिए हम लोग रिचर स्केल का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे भूकंप की तीव्रता अगर
से कम होती है तो उसको हम लोग तो इसका प्रभाव बहुत न के बराबर होता है। और अगर इसका तीव्रता 5 होता है तो बहुत ज्यादा क्षति होती है, 6 होता है तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, और 7 होता है तो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अब अगर मुख्य स्थलाकृति की बात करेंगे हम लोग, तो अपक्षय एवं अपर्दन दो प्रकार की बातें होती है। तो पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, और फिर पवन हिमनद के द्वारा या फिर पवन हिमनद नदियों के द्वारा फिर से उसको एक जगह पे एकत्रित कर देना अपर्दन कहलाता है। क्षय को अपर्दन मतलब भूत दृश्य पर जल, पवन एवं हिंसे जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को हम लोग अपर्दन बोलते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई। और अगर हम लोग यहाँ तक देखें थोड़ा सा और ऊपर, सबसे बड़ा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें, ऊंचे जलप्रपात की, तो ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजीला जलप्रपात है। और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। नदी के कार्य को अगर हम लोग देखेंगे तो जब नदी किसी खारे ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खारे ढाल वाली मिट्टी में गिरती है तो यह जलप्रपात बन जाती है। अब ये एक खारा जगह है, यहाँ से क्या होता है कि नदी इस जगह पे गिर रही होती है और ये एक सपाट वाला भाग बन जाता है। ये कठोर शैल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल यहाँ पे बन करके आ जाएंगे आपको इस तरीके से। ये मृदु शैल है, और यहाँ पे जो ये पोर्शन बन करके आया ये आपके क्या हो गए, जलप्रपात बन करके आते हैं। नियाग्रा जलप्रपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कवर कर लीजिएगा एक बार। और अगर हम लोग देखें तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर चलने लगती है, और नदी के इन्हीं मोड़ को हम लोग विसर्प बोलते हैं। ये जो आपकी ये जो है ना यहाँ पे जब मोरदार, ये जो पोर्शन हो गया है आपका, ये वाला पोर्शन इस तरीके का, ये आपका विसर्प कहलाएगा। जब नदी मैदानी भाग में चलेगी तो इस तरीके से चल रही है, और ये वाला कॉर्नर आपका विसर्प कहलाता है। विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। यहाँ जो आपका थोड़ा सा और अगर इसको डिस्कस करेंगे तो विसर्प जो होता है वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना देते हैं जिसको हम लोग चाप झील बोलते हैं। ये लूप हो गया यहाँ पे, यहाँ से ये कट करके एक चाप झील का निर्माण कर देता है जो चांद के आकार का होता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी आते हैं जिसको हम लोग बाढ़कृत मैदान बोलते हैं, और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। ये सब तो बातें आप लोग बहुत आसानी से समझ ही रहे होंगे, जिसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। अब एक नदी है जो बहुत फोर्स से यहाँ से चल रही है, कुछ ऊपर गई फिर नीचे आई इस तरीके से, और एक सपाट जगह पे जाके समुद्र में मिल गई, तो यहाँ पे इसका फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से ये धारा में विभाजित होकर के यहाँ पे आके मिल जाती है, जिसको हम लोग वितरिका कहते हैं। ठीक है ना, तो जो ये कंडीशन आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है ये इसकी वितरिका हो जाएगी, और इसी के मुहाने पे जो है वो डेल्टा का निर्माण होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर गंगा की डेल्टा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा देखें तो सबसे बड़ी डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कहलाती है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा और देखें समुद्री तरंग के कार्य के बारे में, तो अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। बिल्कुल, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, तो उससे एक अलग तरीके के स्थलाकृति का निर्माण होता है। और सैल जो है ना, लगातार सैलों से ये समुद्र की तरंगे जब टकराती है, इस तरीके से जो तरंग है यहाँ पे आकर के टकराएगी तो ये बहुत चौड़ी होती जाती है। इससे इसके दरार जो होते हैं ना, ये चौड़े इस तरीके के बनते हुए आपको दिखाई देंगे, और इनको हम लोग समुद्रीय गुफा कहते हैं। ये सब बातें हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं है कभी। हिमनद की अगर बात करें तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदी होती है, और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण करते हैं। ये हिमनद है, हिम की नदी, और जब ये पिघलती है तो ये गहरे गर्त का निर्माण करती है और यहाँ पर सुंदर झील का निर्माण हो जाता है इससे। ये सारी बातें हैं। पवन के कार्य को अगर हम लोग देखेंगे तो पवन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये लो प्रेशर एरिया में चलते हैं हाई प्रेशर एरिया से। ठीक है, तो अगर यहाँ का हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगा तो ठंडी हवा यहाँ पर आएगी, इसी को हम लोग पवन बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे जरा सा, तो यहाँ का जो मेन हम लोगों का जो टॉपिक बन करके आता है
वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप बहुत रेगिस्तान में जो है ना छत्रक के आकार के सेल दिखाई देते होंगे आपको, ठीक है। इस तरीके के आकार के सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहा जाता है। और पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बालू का टिब्बा इसको तब होता है जब बहुत स्पीड में हवाएं चलती होती है और बालू को लेकर के बालू के छोटे छोटे कण को एक स्थान पर छोड़ देती है और ये एक बालू का टिब्बा का निर्माण कर देती है। अब अगर दूसरी बात करें तो जब बालू का कण महीन एवं हल्का होता है तो वायु उनको ऊपर उठाकर अत्यधिक दूर लेकर के जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो ये लोएस कहे जाते हैं। तो लोएस किसको कहा जाता है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये बालू के छोटे छोटे कण होते हैं। और चीन का लोएस निक्षेप, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाया जाता है, तो सबसे विशाल लोएस निक्षेप जो है वो चीन में पाया जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया, काफी इम्पोर्टेंट था ये आपके लिए। ये हमारे क्लास 7th का जो है और चैप्टर नंबर 3 था, जो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। तो आज हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट आज जानकारी मिली वो भूकंप, ज्वालामुखी और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो प्रॉपर्टी है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले प्रॉपर्टी क्रोड वगैरह के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिली। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 को कवर किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर दिए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का कारण बनता है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।